नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का पेपर भारतीय काव्य शास्त्र का यूनिट 1 सेमेस्टर 4 को हम इस वीडियो में संपूर्ण समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यूनिट 1 इस वीडियो से आसानी से आपको समझ आएगी और इस पेपर से संबंधित प्रश्न आप सरलता से कर पाएंगे और पूरे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम गौर फरमाते हैं इसके सिलेबस पर। तो कुछ इस प्रकार है कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा आचार्य भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक, प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य संप्रदाय को हम समझेंगे। और ये जान लीजिए कि जो ये वीडियो है यह ऑल यूनिवर्सिटी, रेगुलर एंड सोल सभी के लिए है। तो इन सभी बातों के साथ हम शुरू करते हैं गाइस। भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को समझने से पूर्व हम समझते हैं भारतीय काव्य शास्त्र क्या है। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ है, काव्य शास्त्र का अर्थ होता है काव्य या साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य है कि उस विषय का गहनता एवं रुचिकर अध्ययन करना, यह है काव्य शास्त्र। अब हम समझते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा एक समृद्ध और विकसित परंपरा है जो प्राचीन भारत के आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक फैली है। इस परंपरा में काव्य की परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि विभिन्न तत्वों पर गहराई से विचार किया गया है। नीचे इस परंपरा का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, आपने यहाँ समझा भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को। अब इस परंपरा के क्रमबद्ध अध्ययन को हम इस आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारतीय आचार्य भरत मुनि से भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। तो आप समझ लीजिए आचार्य भरत मुनि की परंपरा को। देखिए, इनका जो समय है लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र जो इनके द्वारा लिखित है। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। यदि इनके मूल सिद्धांत पर चर्चा करें तो उन्होंने मूल सिद्धांत रस को माना है और इनका जो सिद्धांत है वह रस है। इन्होंने रस के संदर्भ में अपनी बात रखी कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद स रस निष्पत्ति। इन्होंने रस निष्पत्ति के संदर्भ में यह इन्होंने कोटेशन रखी। आप इससे ज़रूर पढ़िएगा गाइस। अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो आपके एग्जामिनर पर ये ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। आगे देखिए, तो भरत ने नाटक को एक संपूर्ण कला के रूप में स्थापित किया और रसों की संख्या 8 मानी। शांत रस को इन्होंने बाद में जोड़ा। इनके बाद आते हैं भामा, आचार्य भामा दूसरे नंबर पर, जिनका समय काल है 7वीं शताब्दी। यदि बात करें इनके ग्रंथ की तो वह काव्य अलंकार है और इनके मुख्य दृष्टिकोण काव्य का मुख्य गुण है। अलंकार को इन्होंने मुख्य सिद्धांत माना और ये अलंकार को अलंकार ही काव्य है, इन्होंने इसकी उपाधि थी। भामा ने काव्य के उद्देश्य को, प्रशंसा और अर्थ व्यक्ति को बताया। इनके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर आचार्य दंडी, जिनका समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी। इन्होंने दिया काव्यदर्श ग्रंथ। जो इनका मुख्य दृष्टिकोण है वह दंडी ने रीति को काव्य का आत्मा बताया। रीति आत्मा काव्य से मतलब रीति ही काव्य की आत्मा है। इन्होंने यह अपना एक उपाधान इन्होंने सामने रखा। इनके बात की जाए तो इन्होंने काव्य में लाक्षणिकता, शब्द और अर्थ की सामर्थ्य पर जोर दिया जी। इनके बाद आते हैं चौथे नंबर पर आचार्य वामन, जिनका समय काल 8वीं शताब्दी है। इन्होंने जो रस ग्रंथ दिया वह है काव्य अलंकार रस सूत्र वृत्ति। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर पढ़ ले, समझ ले, आपको इनको ज़रूर याद करना होगा। इन्होंने जो मुख्य दृष्टिकोण दिया वो था, इन्होंने पहली बार काव्य शास्त्र को सूत्र शैली में लिखा। उन्होंने रीति को फिर से काव्य की आत्मा घोषित किया और रीति आत्मा काव्य से इन्होंने भी यह उपादान, यह कोटेशन इन्होंने रखा। इनके बाद आते हैं आनंद वर्धन 5वें नंबर पर। इनका समय काल रहा है 9वीं शताब्दी। इन्होंने ग्रंथ जो दिया ध्वन्यालोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको जरूर से ज़रूर पढ़े, स्टार लगा लीजिए इस पर। इन्होंने जो मुख्य सिद्धांत दिया वह ध्वनि सिद्धांत दिया। इन्होंने जो कोटेशन दी वह थी काव्यस्य आत्मा ध्वनि। इन्होंने वही कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। जो अभी हमने नीचे की तीसरा, चौथा,
पाँचवा अभी तक जो पढ़े, इन्होंने मेनली जो कोटेशन थी वह अपने सिद्धांत को मूल में रखते हुए उन्होंने काव्य को उसकी आत्मा बता दी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दंडी ने क्या कहा, रीति काव्य की आत्मा है। इसी प्रकार वामन ने भी रीति को काव्य की आत्मा कहा। वही आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। इनके बाद आते हैं छठे नंबर पर अभिनव गुप्त, जिनका समय काल है 10वीं से 11वीं शताब्दी। इन्होंने जो दिया अपना ग्रंथ अभिनव भारती। यदि बात की जाए अभिनव भारती तो नाट्य शास्त्र पर टिका हुआ इन्होंने टीका लिखा है। इस पर टीकाएँ होती हैं जो उन्होंने टीका लिखा। रस सिद्धांत की गहराई से व्याख्या की इन्होंने, और रसानुभूति को आत्मा की एक अनुभूति के रूप में देखा। इन्होंने कहा रस स्वाद आत्मानुभव, कि रस का स्वाद ही आत्मा में अनुभव का प्रयोजन है। इनके बाद 7वें नंबर पर क्षेमेंद्र आते हैं। इनका समय 11वीं शताब्दी, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है औचित्य सिद्धांत दिया। संदर्भानुकूलता को काव्य की अनिवार्य शर्त माना, और रस की सफलता को औचित्य से जोड़ा इन्होंने। इनके बाद आते हैं 8वें नंबर पर आचार्य मम्मट, जिनका समय काल 11वीं से 12वीं शताब्दी, और इन्होंने जो दिया ग्रंथ काव्य प्रकाश दिया। इनके बाद समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाया, काव्य को परिभाषित किया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि वाक्य में रस उत्पन्न करने वाला ही काव्य कहलाता है। इनके बाद आते हैं रस को आत्मा और अन्य सभी तत्वों को सहायक बताया। इनके बाद आते हैं पंडित राजशेखर, जिनका समय 10वीं शताब्दी था, और इनका ग्रंथ काव्य मीमांसा, कवि की स्वतंत्रता और सृजनात्मकता पर इन्होंने बल दिया। काव्य को कल्पना की उड़ान बताया। इनके बाद आते हैं अंतिम, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, पंडित जगन्नाथ, 7वीं शताब्दी इनका समय, और रस गंगाधर इनका ग्रंथ। इनका यह अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने रस को ही सर्वोपरि माना, ठीक है, और रस एव काव्यात्मा इन्होंने ये उपाधि दी, एवं जो रस की नवीन व्याख्या की और संस्कृत काव्यधारा को एक ऊंचाई दी। तो गाइज अभी हमने यहाँ तक भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को समझने का प्रयास किया। आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए जो इनके ग्रंथ हैं और कौन कौन आचार्य, ये तो आपको याद ही करना होगा, और अच्छे से याद कीजिएगा गाइज। इसे आप अच्छे से पेपर में एक्सप्लेन कर कर अगर लिखते हैं तो मुख्यतः ही आपकी जो नंबर है यह अच्छे आएंगे। आगे समझते हैं संप्रदाय। भारतीय काव्य शास्त्र की जो संप्रदाय है, हम इसको प्रमुख रूप से समझेंगे कि काव्य शास्त्र काव्य को साहित्य का दर्शन एवं विज्ञान है। जो मैंने आपको ऊपर बताया, यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों का समूह है। संस्कृत भाषा में काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के अर्थ में होता है। शास्त्र का अर्थ है अनुशासन। बता दें कि संस्कृत भाषा से हिंदी में काव्य शास्त्र आया है। संस्कृत के आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र को प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये इसको जरूर नोट मार्क करें। इनके बाद यदि देखें तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। उनके बाद जो 5वें वेद की उपाधि है, यह से माना जाता है नाट्य शास्त्र को, इन्हें सम्मान दिया जाता है सम्मान के तौर पर, हालांकि है नहीं लेकिन सम्मान के तौर पर इन्हें ये उपाधि प्राप्त है। वहीं विद्वानों के अनुसार काव्य शास्त्र के कई अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे साहित्य शास्त्र, समीक्षा शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र। इनके बाद काव्य शास्त्र के प्राचीन नामों में क्रियाकलाप और आचार्य राजशेखर द्वारा दिया गया नाम साहित्य विद्या भी है। राजशेखर ने काव्य विद्या तथा साहित्य विद्या को एक दूसरे का पर्याय माना। उनके मतानुसार शब्द और अर्थ के सहभाव को बताने वाली विद्या शास्त्र साहित्य विधा है। हालांकि ये नामकरण प्रसिद्ध नहीं हो सका। इनके बाद समझे तो आचार्य भरत मुनि से लेकर रीति काल के पंडित जगन्नाथ तक लगभग 2000 वर्ष तक फैली हुई संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और खंडन मंडन होता रहा है। ये सिद्धांत कई विचारात्मक दृष्टियों के माध्यम से प्रतिपादित जिन्हें भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय कहा गया। ये संप्रदाय मुख्यतः 6 हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय के लेख में आप इन संप्रदायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो गाइज आपने यहाँ तक समझा कि जो मुख्य संप्रदाय प्रमुखतः वे 6 हैं,
और इन संप्रदाय सभी अलग अलग हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। इन सभी को समझते हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदाय तथा इनके प्रेरणा आचार्यों के नाम। देखिए मैंने यहाँ पे एक सरलता आपके लिए बनाई है कि आपके लिए मैंने एक बढ़िया सा एक इसको बोल सकते हैं फ्लो चार्ट या एक ग्राफ टाइप बना दिया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। संप्रदाय समझते हैं, जिसमें से पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रेरणा आचार्य मतलब प्रवर्तक, प्रेरणा आचार्य का अर्थात है आप प्रवर्तक मान सकते हैं। आचार्य भरत मुनि हैं, जिनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इनके बाद है दूसरा वह अलंकार संप्रदाय। इनके जो प्रेरणा आचार्य या प्रवर्तक है आचार्य भामा, इनका ग्रंथ काव्य अलंकार। इनके बाद रीति संप्रदाय तीसरा, और इनके जो है आचार्य वामन प्रवर्तक हैं और इन्होंने जो ग्रंथ दिया है काव्य अलंकार रस सूत्र वृत्ति नामक ग्रंथ दिया। इनके बाद चौथे जो है वह है ध्वनि संप्रदाय। कौन है? ध्वनि संप्रदाय। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक जैसे ग्रंथ को हमारे सामने रखा। इनके बाद है वक्रोक्ति संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, जिन्होंने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम हमारे समक्ष प्रस्तुत रखा। और इनके बाद है औचित्य संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिनने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ हमारे सामने रखा। चलिए अब इन संप्रदाय के एक करके समझने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व हम काव्य शास्त्र के स्वरूप को समझेंगे, उनके बाद हम उस विषय पर आते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि में संस्कृत काव्य की अनेक विशेषताओं का योगदान रहा। संस्कृत आलोचना शास्त्र मुख्यतः सिद्धांतवादी रहा। वही आचार्यों ने काव्य की आत्मा की खोज पर अधिक ध्यान दिया, जबकि हिंदी में यह भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से गुजरता हुआ आया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हरदेव बहारी और नंद दुलार वाजपेयी आदि अनेक विद्वानों द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। अब यदि संप्रदाय के संदर्भ में समझे तो संप्रदाय क्या होता है? अतः संप्रदाय का आशय है यह है कि एक विचार को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाने वाले विद्वान, यह संप्रदाय एक संप्रदाय के विद्वान कहलाते हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है धरोहर, वैचारिक धरोहर। अंग्रेजी में इसे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। उदाहरण के लिए अलंकार संप्रदाय की स्थापना आचार्य भामा ने की। ठीक है, दंडी, उद्दट और रुद्रट आदि अनेक प्रतिभाशाली आचार्यों ने भामा की स्थापना को आगे बढ़ाया और ये चिंतन परंपरा आधुनिक काल तक चली। देखिए संप्रदाय का अर्थ में समझाने का प्रयास करूँ तो संप्रदाय से आशा है, मान लीजिए आपने कोई एक मूल थॉट दे दिया, एक विचार दे दिया। अब उसी विचार पर स्टिक होकर, इसी विचार पर मूल आधारित होकर अलग अलग आचार्य उस पर अपने विचार रखते हैं या उस पर अपने अपने तर्क रखते हैं, आलोचना करते हैं। तो उन्होंने क्या करा है? उस परंपरा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है, उन परंपरा को गति प्रदान करी है। तो उसे ही उस परंपरा को जो आगे पहुँचा है उसे ही संप्रदाय नाम दिया जाता है। अब पहले संप्रदाय को समझते हैं। पहला संप्रदाय है दोस्तों रस संप्रदाय। पहले संप्रदाय समझेंगे हम, तो पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। तो समझते हैं दोस्तों, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को पता है आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है तथा रस सूत्र दिया है। भरत मुनि का रस सूत्र इस प्रकार है, इसे अच्छे से रट लीजिएगा गाइस। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वही रस की निष्पत्ति क्या होती है गाइस, हम अगले जब पार्ट लाएंगे उसमें समझाऊंगा मैं आपको रस की निष्पत्ति क्या होती है। तो अभी आप इन्हीं समझिए। वही नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का विवेचन है। इस ग्रंथ में कुल 32 अध्याय है, अतः रस सिद्धांत को सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है। दूसरा संप्रदाय है दोस्तों अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामा 6ठी शताब्दी जिनका समय काल है, इन्होंने अलंकार संप्रदाय के प्रेरणा स्रोत या प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार, भामा ने 37 अलंकारों का निरूपण किया।
तथा अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया। जैसे आभूषण शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार का कार्य काव्य की शोभा बढ़ाना है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में रस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय अलंकार को प्राप्त है। देखिए, आपको सभी को पता है, आपने पढ़ा है जब पहले आपने हिंदी पढ़ी होगी अवश्य। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार वह होता है, अलंकार का यदि अर्थ पर्याय समझे तो होता है आभूषण। आभूषण कौन क्या होता है? जो स्त्री होती है उसके शरीर की शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा एवं कार्य को निरूपित करने का कार्य कौन करता है? अलंकार करता है। इनके बाद जो तीसरा संप्रदाय है वह है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कश्मीरी आचार्य वामन है। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार रस सूत्र वृत्ति है। उन्होंने काव्य और सौंदर्य को एक दूसरे का पर्याय माना। वामन ने रीति संप्रदाय में गुणों को इतना महत्व दिया है कि रीति संप्रदाय का दूसरा नाम गुण संप्रदाय पड़ गया। अब देखिए, इनके बाद आते हैं चौथे पे ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को पता है आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ रखा। इसमें इन्होंने ध्वनि पर प्रकाश डाला कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में मुख्यतः दो कार्य किए। प्रथम, ध्वनि का स्वरूप तथा इसके भेद प्रस्तुत किए। दूसरा, रस आदि उक्त सिद्धांतों को विशेषतः अलंकार रीति को एक नए रूप प्रदान किए करते हुए इन्हें ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत समाविष्ट किया गया। इनके बाद आते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय, जो पांचवा संप्रदाय है दोस्तों। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वे आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए इसके लक्षण एवं स्वरूप प्रस्तुत किया है। इसके अनेक विभेदोपभेद किए तथा इसे काव्य की आत्मा कुंतक ने विचित्र अभिधा को वक्रोक्ति कहा। जी चलिए, सरलता से यदि वक्रोक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ापन, टेढ़ा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा। हाँ, तो काव्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जो एक वक्र की शेप ले ले, वक्र का रूप धारण कर ले, अर्थात अपनी बात को इस प्रकार व्यंग्यात्मक रूप से कहना या इतने घुमा फिरा कर टेढ़ेपन से कहना कि सामने वाले को वह समझ ही ना आ सके या उसको और समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर जोर देना पड़े। तो इस ये है काव्य का एक लक्षण है जो कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है। और ये पांचवा संप्रदाय था जो आचार्य कुंतक ने हमारे सामने दिया। इनके बाद आते हैं आचार्य क्षेमेंद्र का सिद्धांत औचित्य संप्रदाय। देखिए, औचित्य संप्रदाय को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, फिर भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिनका समय 11वीं शताब्दी माने जाते हैं। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य की आत्मा मानकर काव्य शास्त्र की विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक समन्वयकारी औचित्य सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने कहा औचित्य काव्य से आत्मा, मतलब औचित्य ही काव्य की आत्मा है। चलिए दोस्तों, अब इस विषय को हमने अच्छे से समझ लिया है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को अभी हमने समझा अच्छे से। हमने परंपरा के बाद इसके संप्रदाय को समझने का प्रयास किया। आप आशा है कि आप सब इन दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे और पेपर में यदि आते हैं तो आप जरूर इनको हैंडल कर पाएंगे। अब इनसे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको समझ लेते हैं, इससे आपका क्विक रिवीजन भी होगा। तो चलिए अब समझते हैं। आप कमेंट में जरूर इनका आंसर दीजिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय कितने हैं? 6 संप्रदाय हैं। आप जरूर पोज करके वीडियो को नीचे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, इससे आपका रिवीजन होगा। भारतीय काव्य शास्त्र के जनक कौन है? संस्कृत काव्य शास्त्रीय उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि ही काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो यही कौन हुए? इनके जनक हुए। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? नाट्य शास्त्र है। यदि आपने चीज सुना होगा तो मैंने बीच में बताया था आपको। और अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि थे। भरत मुनि ने रस सूत्र क्या है? भरत मुनि का रस सूत्र, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, रट लेते हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे। विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य रस निष्पत्ति। ठीक है, कि विभाव और अनुभाव में होने वाली रस निष्पत्ति ही के होने वाली
संयोग ही रस निष्पत्ति। इनके बाद आते हैं भरत मुनि ने कितने रस माने हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने किए इस पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो के अंतर आप बने रहें तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने अभी इस पेपर से संबंधित केवल फर्स्ट यूनिट पर ही वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि हम बनाएंगे पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।